हम लोग एक टॉपिक प्रबोधन कवर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग धीरे धीरे अपना इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप कर रहे होंगे। अब मैं कहां से शुरू करूं? मैं उसी पॉइंट से शुरू करूं जहां कल मैंने छोड़ा था। मैं फिर एक बार रिमाइंड करूं कि आप चेंजेस को आपको समझना है। इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, आइडियोलॉजिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, कल्चरल चेंज, वंस अगेन इकोनॉमिक चेंज। द चेंज इज गोइंग इन साइक्लिक मैनर, मतलब एक तरह से वृत्ताकार रूप से परिवर्तन घूम रहा है। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता, सामाजिक परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन को, वैचारिक परिवर्तन फिर सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, इन सभी को जन्म देता हुआ निकल जाता है। तो सो मेनी इन दिस वे यू कैन से द साइकिल इज गोइंग ऑन एंड यू हैव टू ऑब्जर्व। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे आपने एंशिएंट वर्ल्ड देखा, फिर मेडिवल वर्ल्ड में क्या चेंज आया, फिर आधुनिक पश्चिम का उद्भव कैसे हुआ। जब मेरा ये पूरा वर्ल्ड से समाप्त हो जाएगा तो मैं आपसे पूछूंगा एक एक खंड का। तो हमने खंड आधुनिक पश्चिम के उद्भव तक मैंने पहला खंड समाप्त किया। हम दूसरा खंड में जा रहे हैं। दूसरा खंड में हमारा पहला टॉपिक प्रबोधन है, दूसरी अमेरिकी क्रांति, और अमेरिकी क्रांति के साथ अमेरिकी युद्ध को समाप्त कर देंगे। फिर फ्रांस की क्रांति, फिर 19वीं सदी में उदारवाद और राष्ट्रवाद। ये हमारा सारे टॉपिक खंड 2 में होगा। थर्ड खंड में आएंगे तब आपको हम पहला टॉपिक लेंगे औद्योगिक क्रांति, फिर उसके बाद समाजवाद और मार्क्सवाद, फिर नेक्स्ट टॉपिक साम्राज्यवाद, और फिर उसका अगला टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो एक तरह से तुम देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जाकर आपका पहला खंड थर्ड समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद खंड चतुर्थ में 2 विश्व युद्धों के बीच यूरोप, और तब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर जो 5वां खंड है उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फिर आगे बढ़ूंगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आप कह सकते हो कि उसको हम कवर कर लेंगे सोवियत रूस के विघटन तक। और उसके बाद मैं 1-2 क्लास आपको 2-3 क्लास में हम आपको कंटेम्पररी वर्ल्ड तक लाके छोड़ देंगे। इस प्रकार यही हमारी प्लानिंग है। और लेकिन आपको सोचने वाला प्राणी बनना है, और सोचने वाला प्राणी बनने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को लिंक करके पढ़ना है। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को आप लिंक करके पढ़ोगे तो देन यू विल कन्वर्ट टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर। आप एक थिंकिंग क्रिएचर बन जाओगे, है ना। तो चलिए हम आपको वहां से कवर करते और ले चलते हैं। तो हमने पिछले क्लास में, अब देखो खंड 2 में क्या देख रहे हो? खंड 2 में मोनार्की और मिडिल क्लास के बीच संघर्ष होगा। हाँ, लोअर क्लास भी आएगा। आपने पहला खंड में देखा मोनार्की का राजतंत्र और कुलीन वर्ग के साथ संघर्ष हुआ, और मध्य वर्ग राजतंत्र के साथ रहा। अब संघर्ष मध्य वर्ग और राजतंत्र में शुरू हुआ, और राजतंत्र चाहता है कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को थोड़े समय अपने साथ रखूं, लेकिन एक तरह से बहुत समय तक साथ भी नहीं रख पाएगा, और ये संघर्ष जाता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। ग्रेजुअली द चेंजेस आर गोइंग ऑन। आप उसी परिवर्तन को रियलाइज करोगे। अब शुरू हुआ है मध्य वर्ग का पावर गेम, और मध्य वर्ग ने कोड ऑफ कंडक्ट रखा मोनार्की, कुलीन वर्ग और चर्च के समक्ष। आपको याद है कि पहले मोनार्की और मध्य वर्ग के बीच आपस में गठबंधन था। 18वीं सेंचुरी तक आकर वो टूट गया, क्योंकि 18वीं सेंचुरी में अब मोनार्की पावरफुल हो गया, मध्य वर्ग भी पहले की तुलना में ज्यादा एम्बिशियस, ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया। तो जब राजतंत्र ने देखा कि अब हमें खतरा उभरता हुआ मध्य वर्ग से है, तो उसने कुलीन वर्ग और चर्च को अपने साथ, मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के साथ उसने चाहा कि हम अपना समीकरण बनाकर मध्य वर्ग का सामना करें। मध्य वर्ग उसे सहन नहीं किया, और मध्य वर्ग ने फिर भी उसके सामने मांगों की एक तालिका रख दी। वो कोड ऑफ कंडक्ट रखा। उसी कोड ऑफ कंडक्ट को हम प्रबोधन कहते हैं। प्रबोधन एक तरह से मांगों की तालिका थी जो उसके द्वारा रखी गई थी। अब माय स्टूडेंट्स, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। प्रबोधन है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, थोड़ा सा वो टॉपिक ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आप आगे देखोगे कि आगे जो टॉपिक हम जब अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति पढ़ाएंगे तो क्लैरिटी आपको आती जाएगी। फिलहाल आप यह मत सोचो प्रबोधन क्या कहता है, सिर्फ यह सोचो कि प्रबोधन मध्य वर्ग की आकांक्षा को व्यक्त करता है, और जब मध्य वर्ग की आकांक्षा पूरी नहीं होगी तो मध्य वर्ग क्रांति पर उतारू होगा, और पहली क्रांति इस सिलसिले में होगी अमेरिकी क्रांति, और फिर दूसरी क्रांति फ्रांस की क्रांति। तो चलो कल हमने जहां छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने आपको पहले रूसो का विचार बताया था, आपको याद करिए, तर्कवाद को चुनौती। अब देखो रूसो ने तर्कवाद को चुनौती दी, वर्तमान में उत्तर अच्छा है। और तर्कवाद को कहां कहां से चुनौती मिली है मैं आपको बताता हूं। जीन जैक्स रूसो से मिली है, और वर्तमान में उत्तर आधुनिकतावाद से चुनौती मिली है, पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद से अब तर्कवाद को चुनौती मिली है। पहले तो रूसो ने, उस समकालीन लेखक में रूसो ने चुनौती दी थी, जो कहा रूसो में कुछ और भी मुझे बताना था। जस्ट वन, देखो जस्ट वन मिनट। रूसो का मैं बता रहा था, मैं वहीं से रूसो जहां मैं बता रहा था वहीं से पहले रूसो को थोड़ा बता देता हूं, समझा देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आप याद करिए, मैंने रूसो के बारे में कल पहली बात कही। यहां पर मैं बताता हूं, एक विचारक के रूप में रूसो, एक विचारक के रूप में रूसो। ओके, अब कैसे, यार आई हैव टू मेक यू क्लियर। स्वक्षमतावाद का जनक, स्वक्षमतावाद का जनक
रूसो को मैं समझाते हुए कल मैं समझा चुका हूं मैं स्टूडेंट कि स्वच्छंदतावाद का जनक रूसो कैसे, फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। स्वच्छंदतावाद को कहते हैं फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। ही वाज द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। स्वच्छंदतावाद का जनक था। कैसे? तो मैंने कल उदाहरण दिया था, उसने जहां बाकी चिंतकों ने तर्कवाद पर बल दिया तो रूसो ने तर्कवाद की जगह भावावेश का मतलब है इमोशंस। ये मैं कल समझा चुका हूं। मैंने जॉन किट्स की लामिया वाली कहानी आपको सुनाई थी। उम्मीद है कि वो कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब दूसरा है रूसो। ये तो पहला स्वच्छंदतावाद का जनक। दूसरा है रूसो प्रजातंत्र का जनक। प्रजातंत्र का जनक, जनक का मतलब पिता होता है। आप लोगों ने सुना जनक क्या होता है? फादर ऑफ डेमोक्रेसी। रूसो वाज फादर ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो डेमोक्रेसी का फादर वो कैसे बनता है? तो डेमोक्रेसी का फादर वो ऐसे बनता है कि रूसो का एक है, फादर ऑफ डेमोक्रेसी में है कि रूसो का एक सामान्य इच्छा की अवधारणा है। सामान्य इच्छा, जनरल विल। सामान्य इच्छा ही संप्रभु की इच्छा है। संप्रभु की इच्छा का मतलब आप यहां भगवान की इच्छा मत समझना। संप्रभु का मतलब है सॉवेरेंटी। आप समझते हो? संप्रभुता। इनका कहना है कि सामान्य इच्छा ही संप्रभुता की इच्छा है। तो कैसे? तो कहता है कि देखिए, आप मेरे पर गौर करना। ये कहता है कि एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है। तो बोलता है कि समुदाय में ये लोग हैं, तो हम सबके बीच, मतलब कहता है कि हम सबके अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती है। ये देखो थियरी है। थियरी की कुहेलिका में उलझना मत, बिल्कुल चिंता मत करना। देखो ये थियरी है, थियरी की कुहेलिका में मत उलझना। थियरी ये है कि हम सबके अंदर दो प्रकार की इच्छाएं हैं। एक इच्छा है हमारा, जिसको हम कहेंगे उत्कृष्ट इच्छा, मतलब महान इच्छा, मतलब ऊंची, मतलब क्या कहोगे? उत्कृष्ट कहते हैं अच्छे को। हमारे अंदर एक अच्छी इच्छा है, महान इच्छा है, जो लोगों का कल्याण चाहता है। मैंने एक कह सकते उत्कृष्ट कल्याणकारी इच्छा, मतलब हम सबके अंदर एक कल्याणकारी इच्छा है जो समुदाय के हित के बारे में सोचता है। और दूसरी इच्छा है निजी स्वार्थी इच्छा, सेल्फिश इंटरेस्ट। ये हम सबके अंदर दो इच्छा है। तो उसने कहा कि हम सबके अंदर जो सामान्य कल्याणकारी इच्छा है, उसी सामान्य कल्याणकारी इच्छा का जो महत्तम समावर्तक है, जो सभी का योग है, वही सामान्य इच्छा है। ये थियरी है भाई। और थियरी को थियरी की तरह समझो, मतलब वो मान के चलता है एक समुदाय है, इसमें हम जितने समुदाय में लोग हैं उन सबके अंदर जो बेहतर भावना है, जो एक लोक कल्याणकारी इच्छा है हमारे, उन सारी लोक कल्याणकारी इच्छा का जो योग है वही सामान्य इच्छा है। ये रूसो का कहना है। वही सामान्य इच्छा में शक्ति निवास करती है। वही सामान्य इच्छा सरकार की इच्छा है। सरकार को जनसामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो ये फादर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। जिस समय सरकार जनसामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करना चाहेगा, वैसे ही फादर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा। इसलिए रूसो का जो जनरल विल है वो प्रजातंत्र की अवधारणा को पर बल देती है। वो मानकर चलती है जनरल विल कि हम सबके अंदर जो उत्कृष्ट प्रकार की, अच्छे प्रकार की इच्छा है, सभी का जो योग है वही सामान्य इच्छा है, और वही सामान्य इच्छा से सरकार संचालित होनी चाहिए। इसलिए वो प्रजातंत्र का जनक बन जाता है। तो एक बार तुम ओके कर दो तो मुझे फिर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि तुम समझ गए। अंकुर जरा आस्क माय स्टूडेंट्स, उन्होंने समझ लिया इसे, प्रजातंत्र का जनक और सामान्य इच्छा को? बी फास्ट माय स्टूडेंट्स। ओके राइट, गुड। तीसरा वो है राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक। तो आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कैसे है कि बाकी जो, जैसे बाकी जो प्रबुद्ध चिंतक हैं, तो अन्य प्रबुद्ध चिंतकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, परंतु रूसो ने समुदाय की शक्ति की बात की। बाकी जो चिंतक हैं, प्रबुद्ध चिंतक, उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, परंतु रूसो ने समुदाय की शक्ति की बात की। रूसो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलता है। देखो, आपको मैंने अन्य प्रबुद्ध चिंतकों से परिचय कराया है। मैंने आपको मॉन्टेस्क्यू से परिचय कराया है, दिदरो से परिचय कराया है, जॉन लॉक से परिचय कराया है, वोल्टेयर से परिचय कराया है। ये जितने चिंतक हैं उनसे रूसो का विचार अलग है। ये सारे चिंतक तर्कवाद पर बल देते हैं और वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हैं। रूसो भावावेश पर, इमोशंस पर बल देता है। ये जो बाकी चिंतक हैं वो सारे चिंतक व्यक्ति पर बल देते हैं, रूसो समुदाय पर बल देता है।
वो जितने चिंतक है वो संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र पर बल देते हैं, रूसो प्रजातंत्र पर बल देता है ना। तो रूसो जो समुदाय की शक्ति की बात करता है, तो इसी समुदाय की शक्ति से राष्ट्र की शक्ति की अवधारणा आ जाती है। इसी समुदाय की शक्ति से राष्ट्र की शक्ति की अवधारणा आ जाती है। समुदाय की शक्ति से राष्ट्र की शक्ति की अवधारणा आ जाती है रूसो। तो आधुनिक राष्ट्रवाद का भी जनक बन जाता है। और चौथा है रूसो के विचारों में समाजवाद का तत्व। रूसो के विचारों में समाजवाद का तत्व। अब देखिए रूसो के जो विचार है उसमें समाजवाद का तत्व भी है। अब समाजवाद का तत्व कैसे? तो देखिए एक्चुअली यू फाइंड द वर्ड लाइक समाजवाद, सोशलिज्म। तो रूसो से पहले कुछ ईसाई चिंतक थे। ईसाई चिंतकों ने घोषित किया था कि सभी लोग समान हैं क्योंकि सभी लोग समान हैं क्योंकि सभी ईश्वर की संतान है। कुछ ईसाई चिंतकों का कहना था कि सभी लोग समान हैं क्योंकि सभी ईश्वर की संतान है। यहां पर भी समानता की बात है परंतु उसका आधार धर्म है। रूसो ने धर्म को आधार नहीं बनाया। रूसो ने कहा सभी लोग समान हैं क्योंकि सभी प्रकृति की संतान है। रूसो सभी लोग समान हैं क्योंकि सभी प्रकृति की संतान है, प्रकृति की संतान है। तो रूसो बन गया समाजवाद का जनक क्योंकि रूसो ने एम्फसाइज किया सभी लोग समान हैं क्योंकि सभी प्रकृति की संतान है। सो दैट्स व्हाई रूसो वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। रूसो अलग हो गया सभी से। तो ये आपका आ जाता है। अब देखिए अब मैं आपको दूसरी दिशा में ले चलूंगा। अब आप यहां देखते हो तर्कवाद को चुनौती। तो तर्कवाद को चुनौती में मैंने आपको बताया कि एक चुनौती तो रूसो से मिली। तो तर्कवाद को पहली चुनौती तो रूसो ने दी। अब उसको तर्कवाद को आगे चुनौती मिली जो आपको शब्द मिला है उत्तर आधुनिकतावाद। तर्कवाद को उत्तर आधुनिकतावाद से चुनौती मिली। उत्तर आधुनिकतावाद को क्या कहते हैं पता है आपको? तर्कवाद उत्तर आधुनिकतावाद को कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद को क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म। अब पोस्ट मॉडर्निज्म तर्कवाद को कैसे चुनौती देता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मेंटली अलर्ट हो आप लोग, मेरा कोड वर्ड है मेंटली अलर्ट होना। देखिए प्रबोधन से आधुनिकतावाद की शुरुआत हुई और 1975 या 1970 के दशक के बाद जो विश्व में आया उसको उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। वो क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म से उन खासकर कई उसका अलग अलग तिथि है, कई 1990 के बाद आया जो भी हो। पोस्ट मॉडर्निज्म का कहना जैसे प्रबोधन कहता था कि तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति जीवन की समस्या का सटीक समाधान देगा और तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर मानव सभ्यता अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी, अपने पॉइंट ऑफ परफेक्शन पर पहुंच जाएगी। लेकिन पिछले 250-300 वर्षों में ऐसा महसूस किया गया कि तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति राहत नहीं दे पाई। तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति या जो विज्ञान है उसने जितनी समस्याओं को जन्म दिया, जितनी समस्याओं को का समाधान किया उससे अधिक समस्याओं को जन्म दे दिया। इतनी अधिक समस्याओं को उसने जन्म दे दिया। आज आप देखेंगे मारक हथियार से लेकर परमाणु हथियार से लेकर और पर्यावरण संकट तक सभी विज्ञान की देन है। तो अब लोगों को आकर एहसास हुआ कि देखो भाई ये तो ये जो प्रबोधन है या प्रबोधन की जो आधुनिकता है जो तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति की श्रेष्ठता की बात करता है उसने तो हमें ठग लिया। आश्वासन दिया था कि हम विश्व को सुखमय बनाएंगे लेकिन एक ऐसा विश्व हमें उपहार में दिया इतने सारे संकट से ग्रस्त हैं। तो इसीलिए चिंतकों का एक नया समूह आया जिसने आधुनिकतावाद को चुनौती दी, तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति को चुनौती दी। तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति कहती थी कि इस रास्ते पर चलते हुए हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद ने कहा कि ना तो कोई एक सत्य है ना सत्य पर चलने की कोई एक राह है, इसलिए उसने तर्कवाद को कहा कि तर्कवाद हमें सत्य की तरफ नहीं ले जाएगा क्योंकि सत्य एक कोई है ही नहीं। ये कौन तय करेगा सत्य क्या है? दूसरी बात यह है कि यह कौन तय करेगा कि तर्कवाद ही सत्य पर ले जाएगा? दूसरा रास्ता भी तुम्हें सत्य की तरफ ले जा सकता है, इसलिए तर्कवाद की को मोस्ट सुपीरियर नहीं मानते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद ने उसको नकार दिया। पता नहीं मैं आपको समझा पाया कि नहीं, तो आप लोग ही बताओ। तो आप इसको समझ पाए या नहीं? मिस्टर अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछिए क्योंकि आपके ओके होने के बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा।
आप लोग कल पूछ रहे थे आप में से कई लोग, और मैं आप क्लियर भी कर रहा हूं, अमेरिकी क्रांति से प्रबोधन का संबंध। अब अमेरिकी क्रांति से प्रबोधन का क्या संबंध है उसको देखिए। अमेरिकी समाज तथा यूरोपीय समाज के लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, उनका कोई सामान्य अतीत नहीं था, परंतु एक समान लक्ष्य से जरूर बंधे हुए थे। औसत अमेरिकी अपने दृष्टिकोण में आशावादी थे और परिवर्तन के प्रति उत्साहित थे, वहीं दूसरी तरफ प्रबोधन आशावाद से भरा हुआ था। इसलिए प्रबोधन की अपील अमेरिकी लोगों तक बड़ी शीघ्रता से पहुंच गई। कहा जाता है कि दो अमेरिकी नेता टॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूरोप की यात्रा की थी और प्रबोधन के विचारों से प्रभावित होकर अमेरिका लौटे थे। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में जो लोग, मैं अभी अमेरिकी क्रांति की तरफ भी आपको ले चलूंगा, देखिए कितना टाइम मिल पाता है। तो अमेरिकी क्रांति जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पहले अमेरिकी समाज से परिचय कराऊंगा। अमेरिकी क्रांति जब हम कहेंगे तो मतलब होगा कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, मतलब उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में जो 13 उपनिवेश उत्तर से दक्षिण ब्रिटेन ने बनाए थे, वही संयुक्त राज्य अमेरिका बना, और वही है ब्रिटिश अमेरिकी कॉलोनी। तो उसने क्रांति लाई थी। तो हुआ क्या था कि ब्रिटिश अमेरिकी कॉलोनी जो बसी थी, जो ब्रिटेन ने बसाया था, उसमें ब्रिटिश पृष्ठभूमि के ही बहुत सारे लोग आए, जो वहां के लोकल लोगों को दबाकर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो क्या था कि चूंकि वो अपने महाद्वीप से बहुत दूर रह रहे थे, और अमेरिका में दो खासियत थी। एक खासियत यह थी, एक विशेषता यह थी कि एक तो अब ब्रिटेन में या यूरोप में जगह की कमी थी, यहाँ पर तो अपार संसाधन था, जनसंख्या कम थी, अपार संसाधन था। तो अपार संसाधन तो रातों रात लोगों का भविष्य बदलता था। ये प्रचुरताओं का महाद्वीप था। तो एक औसत अमेरिकी है, उनका दृष्टिकोण आशावादी था, और एक औसत अमेरिकन है, स्वतंत्रता प्रेमी थे। क्यों? क्योंकि वो अपने देश से, ब्रिटेन से अलग होकर जब अमेरिका आए तो उनको स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। तो इतनी अधिक स्वतंत्रता का उपभोग किया कि एक औसत अमेरिकी स्वतंत्रता प्रेमी बन गया। और प्रचुरता तो अमेरिकी जीवन में ही थी, वो अमेरिकी जीवन में जो प्रचुरता थी वो उसने आशावादी बना दिया। जैसे मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। जैसे अमेरिका में प्रचुरता ऐसी है कि आप अगर अमेरिका जाओगे और वहां एक डिनर का ऑर्डर दोगे तो आप परेशान हो जाओगे। एक डिनर में इतना डिनर आपको देंगे, इसमें 3 इंडियंस खा सकते हैं। और अगर आप कॉफी का ऑर्डर दोगे तो आधे लीटर कॉफी का ग्लास आपको पेश कर देंगे। अगर आप लस्सी का ऑर्डर दोगे तो 1 लीटर लस्सी आपके सामने रख दिया जाएगा। मतलब वहां का जीएम क्रॉस होता है, तो पोटैटोज भी इतना बड़ा, ओनियंस इतना बड़ा। तो मतलब है कि प्रचुर, उसको कहते हैं अमीरी साइज। तो अमेरिकी लोगों का है कि प्रचुरताओं का महाद्वीप था, तो किसी चीज की कमी नहीं थी, रातों रात भविष्य बदलता था। तो वो आशावादी, एक अमेरिकन और औसत अमेरिकन आशावादी था। और जो प्रबोधन है वो प्रबोधन भी आशावाद से भरा हुआ था। तो जब जैसे प्रबोधन क्या करता था कि तर्क से परिचालित मनुष्य का भविष्य उज्जवल है, सभ्यता पूर्णता को प्राप्त करेगी। तो अमेरिकी लोगों को प्रबोधन के विचार ने बहुत ज्यादा लुभाया, विशेषकर इसलिए कि जो यूरोपीय लोग जिस आदर्श समाज की परिकल्पना कर रहे थे कि समाज ओपन हो, रेस्ट्रिक्शन कम हो, स्वतंत्रता ज्यादा हो, जो प्रबुद्ध चिंतक कर रहे थे, वो अमेरिकी समाज में ऐसा वाकई में था। तो अमेरिकी लोगों को आकर्षित किया। इसलिए प्रबोधन का बड़ा गहरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा, और आगे जो अमेरिकी क्रांति हुई उस पर भी प्रबोधन का प्रभाव पड़ा। यहाँ आपको सूचना दी गई है, कम से कम 2 अमेरिकन लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने यूरोप की यात्रा की और यूरोप से वो भी प्रभावित होकर गए। एक का नाम है टॉमस जेफरसन और दूसरे का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये 2 महत्वपूर्ण अमेरिका के थिंकर्स, विचारक भी थे, और वह क्रांति के नेता भी बने। तो ये अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। बच्चे तुम तर्कवाद नहीं समझते हो, तुम सी सेट पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते होगे, तर्कवाद नहीं समझते हो आप। तर्कवाद तो इतना बेसिक शब्द है कि आप तर्कवाद नहीं समझोगे तो आगे आप कोई विषय कैसे समझ पाओगे। ये तो बहुत बेसिक टर्म है। रीजनिंग अंग्रेजी में उसको कहते हैं, मतलब किसी चीज को तर्क से कसना। जैसे तुम, मैं क्या समझाऊं, तर्कवाद का क्या मीनिंग बताऊं। मतलब जैसे 2 तरह के लॉजिक होते हैं, कोई चीज लॉजिक से बोलना। जैसे कहते हो सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है इसलिए राम मरणशील है, तर्क के माध्यम से। मतलब किसी चीज को आस्था और विश्वास से स्वीकार न करके आप उसको अगर तर्क की कसौटी पर कस के किसी चीज को समझते हो तो दैट इज कॉल्ड तर्कवाद। उसको तर्कवाद बोलते हैं। माने आस्था और विश्वास पर किसी चीज को न समझ के अगर उस चीज को आप तर्क की कसौटी पर कस के देखते हो तो उसे तर्कवाद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इतने बेसिक, मुझे इसके लिए चिंता नहीं थी। मुझे ये लगता है कि लेक्चर समझ रहे हो ना। देखो मैं आप लोगों को बेसिक से लेके सुपर तक ले जाना चाहता हूं, लेकिन अगर ऐसी शब्दावलियां नहीं समझोगे आगे का लेक्चर कैसे। अराजकता कहते हैं एनार्की, उथल पुथल जो होती है। काम करो आप लोग इस शब्द को, आपको नेटिजन, आप लोगों नेट पे जिनको ये शब्द की जरूरत होती है तो आप गूगल पर सर्च किया करो, और उसका अंग्रेजी शब्द वो दे देगा एनार्की, अराजकता का कोई मीनिंग भी दे देगा। तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं वर्ड्स की है, और ऐसे शब्दकोश एक कॉपी बना लो जिसमें शब्द, कोई नया शब्द मिले तो उस शब्द को लिखकर उसका मीनिंग नेट से देखकर उसको लिखो, उससे शब्दकोश बढ़ेगा। अगर ये सब शब्दकोश आपके पास नहीं रहेगा तो आप राइटिंग कैसे कर पाओगे। राइटिंग करने के लिए कुछ शब्दकोश चाहिए होता है। फ्रांस की क्रांति से प्रबोधन का संबंध। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण प्रबोधन को माना जाता रहा है। फ्रांसीसी क्रांति का जो एक कारण है वो प्रबोधन को माना जाता रहा, परंतु यह समझने की जरूरत है यह क्रांति का वास्तविक कारण नहीं था। अधिकांश विचारक सुधारक थे, क्रांतिकारी नहीं। लगभग सभी विचारक स्वयं उच्च वर्ग से आए थे तथा व्यवस्था में लाकर एक प्रबुद्ध राजतंत्र अथवा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते थे, परंतु वे प्रतिज्ञात्मक अथवा लोकप्रिय सरकार की स्थापना के पक्षपाती नहीं थे। इन विचारकों ने किसी राजनीतिक दल अथवा क्रांतिकारी संगठन बनाने में रुचि नहीं दिखाई, और ना ही उन्होंने कोई रेडिकल नीति अथवा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इनमें से किसी ने भी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लिया। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो
देखो फ्रांस की क्रांति का प्रबोधन से क्या संबंध था? तो प्रबोधन जिसको मैं फ्रांस की क्रांति आगे पढ़ाऊंगा, तो जो वोल्टेयर वो भी फ्रांस से था, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस से था, दिदरो फ्रांस से था, और एक जॉन लॉक ब्रिटेन से था। लेकिन जो रूसो था वो जिनेवा का नागरिक था, लेकिन रूसो भी फ्रांस में अपना अधिकांश समय बिताया। इसलिए इन सभी चिंतकों के विचारों का फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव है, लेकिन उसकी एक सीमा भी है। जब मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ाऊंगा, इन प्रबुद्ध चिंतकों के विचार की सीमा बताऊंगा। जो प्रबुद्ध चिंतक है इस मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी, और जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी होता है माय स्टूडेंट्स, वो शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करता है, वो क्रांति में विश्वास नहीं करता है। वो चाहता है पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो, पीसफुल ढंग से हर परिवर्तन हो। तो वो जो वर्ग होता है वो क्रांति की तरफ नहीं जाता है। तो फ्रांस की क्रांति जो घटित हुई, तो प्रबोधन के चिंतकों का प्रभाव है, लेकिन प्रबोधन के चिंतकों का सीमित प्रभाव नहीं। क्योंकि प्रबोधन के चिंतक का प्रभाव रहता तो शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते हैं, क्रांति में नहीं। लेकिन क्रांति हुई तो प्रबुद्ध चिंतकों से भी आगे बढ़ गई, प्रबोधन से आगे बढ़ गई क्रांति। और इसने जैसे देखोगे, इसमें जो ये प्रबुद्ध चिंतक है किसी राजनीतिक दल का संगठन, इसमें यह है कि प्रबोधन के चिंतक हैं, उन्हें क्रांतिकारियों को वैचारिक मतलब उनसे क्रांतिकारियों को वैचारिक प्रेरणा मिली, लेकिन इस हद तक के प्रबुद्ध चिंतक जाना नहीं चाहते थे, वो एक लिमिट तक ही जाना रहना चाहते थे। लेकिन क्रांति तो उससे भी आगे बढ़ गई। इस पॉइंट को मैं ढंग से आपको समझाऊंगा, आप हमको फ्रांस की क्रांति वाले टॉपिक पर आने तो। अब देखिए, अंतर अनुशासनात्मक एक चीज मुझे आपको समझाना है। देखिए, पहले मैं थोड़ा ब्रिटिश संविधान आपको समझा दूं। देखिए, आप लोग थोड़ा इधर मेरे गौर से सुनिएगा। प्रबोधन, जो प्रबोधन है वो संविधानवाद को प्रोत्साहन देगा। जैसे आप जो संविधानवाद का विकास करते हो, उस संविधानवाद का विकास प्रबोधन से होगा। जैसे प्रबोधन दो चीजों पर बल दिया, एक है निर्वाचित अथवा प्रतिनिध्यात्मक सरकार, प्रतिनिध्यात्मक सरकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिनिध्यात्मक सरकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक राजतंत्र, ये जितनी चीजें हैं ना दुनिया में, संविधानवाद, आधुनिक संविधानवाद का विकास प्रबोधन के साथ हुआ। आधुनिक संविधानवाद का विकास प्रबोधन के साथ हुआ। प्रबोधन ने एक तरह से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का विकास किया। मतलब सरकार कैसे चलना चाहिए, सरकार में लोगों की इच्छा कैसे शामिल होनी चाहिए। लेकिन माय स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है और आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि प्रबोधन में एक प्रकार की चालाकी भी है। चालाकी क्या है? ये मध्य वर्ग के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, और मध्य वर्ग चालाकी दिखा रहा है। मध्य वर्ग चाह रहा है कि कुलीन वर्ग चर्च और राजतंत्र से शक्ति छीनकर हम तक तो पहुंच जाए, परंतु हमसे नीचे ना जाए। याद है आपको? उसने कहा था कि सरकार जनता के लिए तो होना चाहिए, परंतु जनता के द्वारा नहीं। गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल बट नॉट बाय द पीपल। मतलब संवैधानिक राजतंत्र चाहता है परंतु प्रजातंत्र नहीं। लेकिन चलिए, दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए कि संविधानवाद कौन लाया, तो आप यही कहोगे कि संविधानवाद लाने का श्रेय प्रबोधन, ये संविधानवाद प्रबोधन ने लाया है। विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो है वो प्रबोधन के द्वारा लाया गया है। अब देखिए, अब ब्रिटिश संविधान के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं कि ब्रिटिश संविधान कैसे कैसे विकसित हुआ। देखिए, इधर बताते हैं ब्रिटिश संविधान कैसे कैसे विकसित हुआ। आप लोगों ने अंतर अनुशासनात्मक पढ़ा होगा। अंतर अनुशासनात्मक मैं आपको क्यों दिया है पता है? ताकि मैं एक तरफ आपको आधुनिक, मैंने अंतर अनुशासनात्मक इसलिए दिया है कि एक तरफ मैं आपको आधुनिक संविधानवाद का विकास दिखा सकूं कि आधुनिक संविधानवाद का विकास कैसे हुआ, मैं आपको दिखा सकूं कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, और मैं आपको दिखा सकूं आधुनिक संविधानवाद का विकास कैसे हुआ, आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास कैसे हुआ। तो अभी मैं आपको संविधानवाद दिखा रहा हूं। तो दुनिया की जो पुरानी संविधान है, वो सबसे पुरानी आधुनिक संविधान वो ब्रिटिश संविधान है। ब्रिटिश संविधान में जानते हो क्या सी चीज है? आप लोग समझना इस चीज को। ब्रिटिश संविधान 3 स्टेज को पार किया है, और ब्रिटिश संविधान क्रमबद्ध रूप से विकसित हुआ है। ब्रिटिश संविधान सबसे पहले था मतलब कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब है सामंतवाद, फिर आया राजतंत्र, और राजतंत्र के बाद तब आया ग्रेजुअली प्रजातंत्र। ये 3 स्टेज को पार किया। जैसे देखिए, ब्रिटेन में नॉर्मन इन्वेजन या नॉर्मन आक्रमण ब्रिटेन में हुआ था। ये नॉर्मन आक्रमण कैसे हुआ था? तो नॉर्मन बेसिकली नॉर्मंडी फ्रांस में एक जगह है,
तो नॉर्मंडी का ड्यूक है वो हमला करके ब्रिटेन को जीत गया। ये घटना है 1061 ईस्वी, इसको कहते हैं नॉर्मन इन्वेजन। वहीं से संविधानवाद का धीरे धीरे विकास होगा। अब जो नॉर्मन इन्वेडर्स थे, जो नॉर्मंडी के ड्यूक हैं, वो धीरे धीरे सामंत से किंग बन गए। और फिर तुम देखोगे 1485 ईस्वी में एक नहीं, उससे पहले तो धीरे धीरे किंग आ गया। तो ब्रिटेन में तुम देखोगे धीरे धीरे किंग पहले आ गया, राजा, धीरे धीरे राजा का पद स्थापित हुआ। अब क्या हुआ कि किंग जॉन था, एक राजा का नाम था किंग जॉन, और किंग जॉन के समय कुछ कुलीन लोग एवं कुलीन लोगों से मध्यवर्ग तो भी डेवलप नहीं हुआ है। तो कुछ कुलीन लोगों ने राजा के समक्ष अपने अधिकार, मतलब जो कुछ कुलीन लोग थे जो राजा के समक्ष अपने अधिकारों की मांग करते हुए राजा से अनुमोदन लिया। मतलब राजा के सामने उन्होंने अपना अधिकार पत्र रखा, कहा कि आप इसको अनुमोदित करिए, आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो जानते हो क्या कहलाया? वो कहलाया ब्रिटिश मैग्ना कार्टा। उसको कहा गया ब्रिटिश मैग्ना कार्टा। और ये घटना कब की है पता है? 1215। ये सब देखो, ये सब केवल तुम वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम पॉलिटी पढ़ोगे, कोई भी संबंध पढ़ोगे, ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक है, फंडामेंटल है। इसको हम किसी विषय में नहीं बांध सकते। जैसे अभी मैंने पूछा तो एक शब्द आपने कहा अर्जकता, अब किसी समय इसका क्या मतलब है? आपने एक और शब्द पूछा था मुझसे, मीनिंग तर्कवाद। अब ये 7th 8th क्लास में 10 कभी पढ़ने के क्रम में, एनसीईआरटी पढ़ने के क्रम में कहीं भी आपको तर्कवाद मिल जाता। तो मतलब ये होता है कि अगर हम हर स्टेज में हर चीज को समझ ले, बच्चे तुम्हारी नहीं हमारी किसी के साथ फितरत हो सकती है, हर स्टेज में हर चीज को समझ ले तो हमारा काम बिल्कुल हल्का हो जाए। 1215 में मैग्ना कार्टा में, फिर आज नहीं पूछूंगा मैं, 20 दिनों के बाद पूछूंगा कि मैग्ना कार्टा बताइए। आपसे मैं पूछूंगा, अंकुर तो आप जानते हो कि ब्रिज का काम हमारे ब्रिज करता है, मिस्टर अंकुर को मैं कहूंगा कि पूछिए बच्चों से मैग्ना कार्टा कौन कौन बताएगा, तो आपको जवाब देना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जवाब देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हुआ ब्रिटिश मैग्ना कार्टा 1215 में, वो अधिकार पत्र था। जानते हो इसको कहते हैं मौलिक अधिकारों का जनक। यहीं से फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आया। दुनिया में पहला अधिकारों की मांग यही स्वीकृत हुई। इसलिए तुमको कहीं लिखने का नहीं होगा कि मैग्ना कार्टा है, अमुक चीज का मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा में तो अधिकार पत्र। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे किंग के नीचे एक संगठन बन गया। उस संगठन को कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पहले क्या हुआ कि पहले एक संगठन बना, इसमें लॉर्ड लोग बैठते थे जो बड़े बड़े कुलीन थे, जिसको कहा गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब पहले क्या हुआ कि पहले देखो इसको ऐसे समझो कि पहले एक निकाय बनी जिसमें पहले कुलीन बैठते थे, फिर मध्य वर्ग के प्रतिनिधि बैठते थे। तो कुलीन लोग तो धीरे धीरे, आप जानते हो कि कुलीन लोग क्या होते थे, वो तो विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो धीरे धीरे क्या था कि कुलीन लोग अपने आप को अलग करने लगे। तो एक बन गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक बन गया हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा बना हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में धीरे धीरे मध्य वर्ग आए तो मध्य वर्ग के प्रतिनिधि बैठने लगे, मध्य वर्ग के प्रतिनिधि। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में मध्य वर्ग के प्रतिनिधि बैठने लगे, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग जो विशेषाधिकार प्राप्त लॉर्ड लोग, उसको लॉर्ड बोलते हैं, कुलीन आप सामान्य जानते हो, वो बैठते थे। इस तरह से देखो दो निकाय बन गई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। मतलब किंग, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुलीन लोग बैठते थे, कुलीन लॉर्ड्स लोग, और हाउस ऑफ कॉमन्स में मध्य वर्ग के प्रतिनिधि बैठते थे, ये बैठते थे। अब धीरे धीरे क्या आया, एक डायनेस्टी आया, उसका नाम था ट्यूडर वंश। ट्यूडर वंश के शासक में ट्यूडर वंश का जो शासक है ना, वो ट्यूडर वंश के स्थापना 1485 में हुई। और ट्यूडर वंश के शासक, इसका संस्थापक उतना नाम मैं तुमको, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, बस तुम्हारे समझाने के लिए। ट्यूडर वंश के शासक मजबूत शासक होते थे। पहले हेनरी सप्तम हुआ, फिर हेनरी अष्टम हुआ, फिर महारानी एलिजाबेथ हुई, ये सब ट्यूडर वंश के थे। मैंने हेनरी अष्टम के बारे में कहानी भी आपको बताई थी, कैसिन वाली कहानी याद करिए, प्रोटेस्टेंट आंदोलन में, कि कैसे उसने एनी बोलेन से विवाह करना चाहा था और फिर कैसे उसने पोप से अपना डाइवोर्स मांगा था, याद होगी कहानी आपको। वही है ट्यूडर वंश का शासक हेनरी अष्टम। उसी की बेटी थी एलिजाबेथ एक महान शासिका थी। 1603 में एलिजाबेथ का डेथ हो गया। उसका कोई डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसका नाती था, उसका नाती का नाम था, जो एलिजाबेथ का जो नाती था उसका नाम था, जो उसका जेम्स प्रथम, वो स्कॉटलैंड से आया था। जेम्स प्रथम स्कॉटलैंड से आया था, और जेम्स प्रथम 1603 में शासक हुआ और 1603 से लेकर 1625 तक अपने पद पर रहा। और जेम्स फर्स्ट के स्कॉटलैंड से आया था, तो पहले क्या था कि इंग्लैंड था, इंग्लैंड और वेल्स इसमें शामिल था, इंग्लैंड और वेल्स।
अब जब जेम्स प्रथम आ गया तो जेम्स प्रथम के आगमन के बाद 17वीं सदी में इवन स्कॉटलैंड भी इसका पार्ट बन गया, तो वो भी ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम धीरे धीरे बनेगा। तो ये जेम्स फर्स्ट आया, तो जेम्स फर्स्ट के आने के बाद अब पार्लियामेंट धीरे धीरे जो पार्लियामेंट थी वो अपने पावर को असर्ट करने लगी कि भाई हमारे पास पावर है, पार्लियामेंट करती थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स तब ज्यादा मजबूत था, हाउस ऑफ कॉमन्स लॉर्ड्स की तुलना में कमजोर था, लेकिन अब यही पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट बन गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो अब क्या है कि धीरे धीरे पार्लियामेंट की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। देखो बाकी जगहों पर जो प्रतिनिधात्मक सरकार आई है या संविधान बना है, निर्वाचन हुआ है, वह एक खास कालक्रम में हुआ है, एक खास कालक्रम में क्रांति हुई है, फिर वहां पर कोई एक संविधान सभा गठित हुई है, वो संविधान सभा ने एक नए प्रकार का संविधान बनाया है। लेकिन माय फ्रेंड्स ब्रिटेन में ये सब नेचुरल हो गया है, किंग है, किंग का दो निकाय पार्लियामेंट बना है नेचुरली, और धीरे धीरे पार्लियामेंट अपनी शक्ति ज्यादा पाना चाहता है। तो किंग पहले रूलर था, किंग की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं था, पहले तो किंग की शक्ति पर कुलीन वर्ग अंकुश लगाना चाहा, मैग्ना कार्टा में देखा, अब मध्य वर्ग उभर गया, तो मध्य वर्ग चाह रहा है कि हम अंकुश लगा दें। तो इसी क्रम में तुम देखते हो कि जो जब जेम्स फर्स्ट आया, जेम्स प्रथम, तो उसका पार्लियामेंट से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जेम्स फर्स्ट चाहता था कि हम ट्यूडर वंश के शासक भी पावरफुल थे, वो चालाक थे, वो पार्लियामेंट से टकराते नहीं थे। वो क्या करते थे चालाकी से, पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना जो कुछ मेंबर्स होता था, अपना जो मतलब क्या अपने पक्षधर या अपना जो समर्थक होता था, तो कहते थे कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपना समर्थक होता था, उस समर्थक को पार्लियामेंट में घुसा देते थे, और वो अपने समर्थकों को पार्लियामेंट में मेंबर बना देते थे, और उन्हीं समर्थकों की सहायता से प्रस्ताव पारित कर लेते थे जो भी चाहते थे। जेम्स फर्स्ट बहुत अनाड़ी व्यक्ति था, स्कॉटलैंड से आया था, ब्रिटेन का जन्म का पता नहीं था, ये पार्लियामेंट से विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद के 3 मुद्दे थे, पहला मुद्दा था कर, दूसरा था धर्म, और तीसरी थी विदेश नीति। ये तुम समझना, ये अंतर अनुशासनात्मक है, ये अलग है। कर में था कि किसको कर लगाने का अधिकार है, किंग कहते थे हमें कर लगाने का अधिकार है, कर लगाने का अधिकार हमें है, पार्लियामेंट कहती थी हमें कर लगाने का अधिकार है, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। पार्लियामेंट कहती थी कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जनता का प्रतिनिधि है उसे ही कर लगाने का अधिकार होता है, तो जनता का प्रतिनिधि होने के नाते हमें कर लगाने का अधिकार है, आपको नहीं। तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था धर्म का मुद्दा। अब आपको तो मैं प्रोटेस्टेंट आंदोलन बता चुका हूं, आपको मैं बता चुका हूं कि कैसे हेनरी अष्टम ने रोम के साथ अपना संबंध तोड़ लिया था, और रोमन कैथोलिक धर्म से, और ब्रिटेन पे प्रोटेस्टेंट धर्म आ गया था। तो पार्लियामेंट है वो प्रोटेस्टेंट था, और ये जेम्स फर्स्ट जो स्कॉटलैंड से आया था, रोमन कैथोलिक था। एक का रोमन कैथोलिक होना, दूसरे का प्रोटेस्टेंट होना, इसमें भी मतभेद शुरू हो रहा है। तीसरा थी विदेश नीति। विदेश नीति पर अंतिम अधिकार किसका है, ये सब नाम तुम लोग याद रखना। और एक बात मैं बताता हूं बच्चे, जब आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे तो कॉपी और पेन लेके बैठोगे, कॉपी और पेन लेके आप लेक्चर सुनते रहेंगे। तो तीसरी थी विदेश नीति। विदेश नीति का मतलब हुआ कि विदेश नीति के मामले में अंतिम राइट किसका है, किंग का या पार्लियामेंट का। तो यह तय हुआ कि भाई विदेश नीति के मामले में जो अंतिम राइट है वो किसका हो, तो किंग कहता है हमारा है, हम विदेश नीति का संचालन करके, पार्लियामेंट कहते थे हमारा है। इसी मुद्दे पर विवाद हुआ। खैर इसके समय तो विवाद उसी तरह से हो गया। अब इसके आगे आया चार्ल्स प्रथम, इसका उत्तराधिकारी। इसका टाइम पीरियड था 1625 से 1649। इसके समय तो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना विवाद बढ़ गया कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश इतिहास में एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। किंग और पार्लियामेंट दोनों में युद्ध हो गया। किंग ने अपनी सेना सजाई, पार्लियामेंट ने अपनी सेना सजाई, और दोनों की सेना में युद्ध हो गई। और इस युद्ध में क्या हुआ, किंग का पार्टी हार गया। उस पर दिल दहलाने वाली घटना हुई 1649 में, जब वो गृह युद्ध हार गया किंग, तो 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बिहेडेड कर दिया गया, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया, मार दिया गया। और ब्रिटेन में कुछ समय के लिए 11 वर्षों के लिए मोनार्की समाप्त हो गई, राजतंत्र समाप्त हो गया। और 1649 से 1660 तक वहां पर गणतंत्र रहा, रिपब्लिक। 11 वर्ष ब्रिटेन में रिपब्लिक रहा है। अब अभी आपको याद रहेगा या नहीं, 1649 से 60 तक। और लेकिन ब्रिटिश लोग के बारे में कहा जाता है कितने कंजर्वेटिव हैं कि आज भी वो मोनार्की को हटाना पसंद नहीं करते। आज भी देखते हो राजा के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राजा को कितना तामझाम के साथ रखा जाता है। तो ब्रिटिश लोग इतना बड़ा परिवर्तन नहीं स्वीकार कर सकते थे कि फ्रांस, ये ब्रिटेन गणतंत्र हो जाए। तो धीरे धीरे फिर राजतंत्र के पक्ष में सहानुभूति की लहर, सिंपैथी, वेव ऑफ सिंपैथी स्टार्टेड इन द फेवर ऑफ मोनार्की। और चार्ल्स प्रथम का बेटा चार्ल्स द्वितीय फ्रांस में निर्वासित जीवन जी रहा था। ही वाज लीडिंग अ लाइफ ऑफ एक्साइल। उससे कांटेक्ट किया गया, तो उसको दोबारा लाकर 1660 में चार्ल्स फर्स्ट को गद्दी पर बैठा दिया गया। 1660 में इसको कहते हैं ब्रिटिश इतिहास में पुनर्स्थापना का काल, रिस्टोरेशन पीरियड। मतलब एक बार फिर मोनार्की को 1660 में रिस्टोर कर दिया गया 11 वर्षों के बाद। और फिर चार्ल्स द्वितीय 1660 से लेकर 85 तक शासन किया, 85 तक। चार्ल्स द्वितीय 1660 से 85 तक शासन किया है, 1660 से 85 तक चार्ल्स द्वितीय। फिर चार्ल्स द्वितीय के समय फिर एक पुराना विवाद उभर गया,
लेकिन जैसे तैसे काम चला, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय अपने पिता का क्या हश्र हुआ था उसको याद था, इसलिए वो ज्यादा पार्लियामेंट के साथ पंगा मोड़ लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब 1685 में चार्ल्स सेकंड का डेथ हो गया, तो चार्ल्स सेकंड के बाद आता है जेम्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के बाद आता है जेम्स द्वितीय, और उसका काल है जेम्स द्वितीय, और इसका काल है जेम्स द्वितीय का 1685 से 1689, 1689। ये बहुत बड़ा फिर हार्डलाइनर है। फिर ये पार्लियामेंट से टकराने लगा। जैसे धर्म में इसका रोमन कैथोलिक धर्म था, पार्लियामेंट का प्रोटेस्टेंट, तो फिर पुराना विवाद फिर शुरू हो गया। पार्लियामेंट अब उठ चुकी थी और उसको लगता था इसके वंशज जो भी आता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लेकिन पार्लियामेंट को इस बात का शुकुन था कि चलो कोई नहीं, ये तो खुद रोमन कैथोलिक है, लेकिन इसका कोई बेटा नहीं है। और इसकी बेटी थी, इसका नाम था मेरी, इसकी बेटी का नाम था। और मेरी का जो विवाह हुआ था, उसका जो विवाह हुआ था वह एक हॉलैंड का शासक था, उसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम उसके पति का नाम था, विलियम ही मान लीजिए। वो पक्का प्रोटेस्टेंट था, प्रोटेस्टेंटों का नेता था। तो पार्लियामेंट को इस बात का शुकुन था कि चलो कोई नहीं, ये तो 11 वर्ष ब्रिटेन रिपब्लिक है। अब अभी आपको याद रहेगा या नहीं, 1649 से 60 तक। और लेकिन ब्रिटिश लोग के बारे में कहा जाता है कितने कंजर्वेटिव हैं कि आज भी वो मोनार्की को हटाना पसंद नहीं करते। आज भी देखते हो राजा के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राजा को कितना तामझाम के साथ रखा जाता है। तो ब्रिटिश लोग इतना बड़ा परिवर्तन नहीं स्वीकार कर सकते थे कि फ्रांस ये ब्रिटेन गणतंत्र हो जाए। तो धीरे धीरे फिर राजतंत्र के पक्ष में सहानुभूति की लहर, सिंपैथी, वेव ऑफ सिंपैथी स्टार्टेड इन द फेवर ऑफ मोनार्की। और चार्ल्स प्रथम का बेटा चार्ल्स द्वितीय फ्रांस में निर्वासित जीवन जी रहा था। ही वाज लीडिंग अ लाइफ ऑफ एक्साइल। उससे कांटेक्ट किया गया, तो उसको दोबारा लाकर 1660 में चार्ल्स फर्स्ट को गद्दी पर बैठा दिया गया। 1660 में इसको कहते हैं ब्रिटिश इतिहास में पुनर्स्थापना का काल, रिस्टोरेशन पीरियड। मतलब एक बार फिर मोनार्की को 1660 में रिस्टोर कर दिया गया 11 वर्षों के बाद। और फिर चार्ल्स द्वितीय 1660 से लेकर 85 तक शासन किया, 85 तक। चार्ल्स द्वितीय 1660 से 85 तक शासन किया है, 1660 से 85 तक चार्ल्स द्वितीय। फिर चार्ल्स द्वितीय के समय फिर पुराना विवाद उभर गया, लेकिन जैसे तैसे काम चला, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय अपने पिता का क्या हश्र हुआ था उसको याद था, इसलिए वो ज्यादा पार्लियामेंट के साथ पंगा मोड़ लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन 1685 में चार्ल्स सेकंड का डेथ हो गया, तो चार्ल्स सेकंड के बाद आता है जेम्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के बाद आता है जेम्स द्वितीय, और उसका काल है जेम्स द्वितीय, और इसका काल है जेम्स द्वितीय का 1685 से 1689, 1689। ये बहुत बड़ा फिर हार्डलाइनर है। फिर ये पार्लियामेंट से टकराने लगा। जैसे धर्म में इसका रोमन कैथोलिक धर्म था, पार्लियामेंट का प्रोटेस्टेंट, तो फिर पुराना विवाद फिर शुरू हो गया। पार्लियामेंट अब उठ चुकी थी और उसको लगता था इसके वंशज जो भी आता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लेकिन पार्लियामेंट को इस बात का शुकुन था कि चलो कोई नहीं, ये तो खुद रोमन कैथोलिक है, लेकिन इसका कोई बेटा नहीं। और इसकी बेटी थी, इसका नाम था मेरी, इसकी बेटी का नाम था। और मेरी का जो विवाह हुआ था, उसका जो विवाह हुआ था वह एक हॉलैंड का शासक था, उसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम उसके पति का नाम था, विलियम ही मान लीजिए। वो पक्का प्रोटेस्टेंट था, प्रोटेस्टेंटों का नेता था। तो पार्लियामेंट को इस बात का शुकुन था कि चलो कोई नहीं, ये तो मर जाएगा, इसके बाद इसका बेटा नहीं है, इसे छुट्टी मिलेगी और हम इसकी बेटी और दामाद को गद्दी पर बैठा देंगे। वो प्रोटेस्टेंट होगा, विवाद सदा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन तभी इसको एक बेटा हो गया, इसका इसे पुत्र हुआ। और पुत्र ही नहीं हुआ कि उस पुत्र को कैथोलिक वातावरण में पाला जाने लगा। जब उसके पुत्र को कैथोलिक वातावरण में पाला जाने लगा, अब पार्लियामेंट का धैर्य जवाब दे गया। उसे लगा कि भाई हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। तब उस पार्लियामेंट ने मेरी और उसके हस्बैंड विलियम को इनवाइट किया कि आप आइए लंदन की गद्दी के लिए। वो दोनों हॉलैंड से बढ़ गए, और जब बढ़ते हुए जब दोनों आ रहे थे, तो जब लंदन में पहुंचने वाले थे, सूचना जब जेम्स द्वितीय को मिली, तो बिना उनसे संघर्ष किए हुए, बिना उनसे लड़े हुए, और वह अपना अपनी राजकीय मुहर टेम्स नदी में फेंक कर भाग गया। इसको ब्रिटेन के इतिहास में ये घटना है 1688 की। इसे ब्रिटिश इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति अर्थात ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति अथवा ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति या शानदार क्रांति। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि गौरवपूर्ण क्रांति क्या है, कब हुई, तो आप कहना 1688। और एक बात बताता हूं, एक्चुअली इस क्रांति ने एक सिद्ध कर दिया कि पार्लियामेंट किंग से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पार्लियामेंट ने किंग को चुना था, किंग को बुलाया था। ये पार्लियामेंट के द्वारा किंग को स्थापित किया गया था। तो पार्लियामेंट का हैंड राजा से ऊपर हो गया, और ये पार्लियामेंट की बहुत बड़ी सफलता थी। इसने सिद्ध कर दिया कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा, और पार्लियामेंट से इतर कुछ भी नहीं ब्रिटेन में हो सकता है। पार्लियामेंट से इतर आप कोई भी व्यवस्था पर काम नहीं कर सकते। इससे आप देखोगे कि पार्लियामेंट पर काफी उसमें महत्व दिया गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस तरह से पार्लियामेंट की का जो महत्व है वो काफी पहले की तुलना में बढ़ गया। तो अब आप लोग थोड़ा ओके करिए कि पार्लियामेंट और किंग के इस संघर्ष को क्या समझ गए, और इसे कैसे, ये तो ब्रिटेन में संविधानवाद आया, और प्रबोधन ने यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी संविधानवाद की भावना लाई, और प्रबोधन स्वयं भी ब्रिटिश मॉडल से प्रभावित था। तो ब्रिटेन में कैसे कैसे पार्लियामेंट का विकास हुआ, आप अगर समझ गए तो ओके करिए, ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं और कुछ दूसरी बातों पर बात कर सकूं। प्लीज
ओके, हमारे स्टूडेंट्स अब ये तो आपका हो गया प्रबोधन वाला चैप्टर, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था। अमेरिकी क्रांति से आपको ज्यादा क्लैरिटी बनी। इन द मीन टाइम हमको पता चला कि कुछ लोगों ने शायद कुछ क्वेश्चन साइड पर भेजा हुआ है, तो मैं जरा उस क्वेश्चन को देख लेना चाहता हूं। मिस्टर अंकुर बताएंगे उसके बारे में कि कौन सा क्वेश्चन है, तो क्योंकि पीछे का क्वेश्चन का जवाब दे दूं फिर आगे अमेरिकी क्रांति की तरफ फिर बढ़ूंगा। तो जरा मिस्टर अंकुर बताइए आप क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, पहले तो मैं कहूंगा कि जो लोग क्वेश्चन पूछे अपना नाम जरूर लिखो, ताकि आपसे मेरा एक पर्सनल रिकॉर्ड हो, मैं आपसे परिचय हो, मैं क्वेश्चन का उत्तर दे सकूं। अब देखो, टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट है, जब तक तुम सोचने वाला प्राणी नहीं बनोगे तब तक इस चीज को नहीं समझ पाओगे। आपको यू हैव टू बी थिंकिंग क्रिएचर। लेकिन प्रबोधन में मैं आप लोगों को फिर भी कहता हूं कि प्रबोधन को लेकर चिंता मत करना, ये टॉपिक थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। मतलब दो तरह का टॉपिक होता है, कॉन्क्रीट, एक एब्स्ट्रैक्ट। ये टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, तो इस टॉपिक में कुछ शब्दावलियां हैं जो प्राय बच्चों को समझ में नहीं आती। जैसे अभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, नाम तो नहीं दिया है, नाम देते तो फिर हम उस क्वेश्चन को डील करते हमारे लिए बेहतर होता। बाकी में नाम है, तो जो भेजा है वही नाम नहीं छाट के तुमको भेजा, तो फिर कैसे होगा, फिर कैसे सुन पाएंगे इनका क्वेश्चन। जब नहीं सुनेंगे तो उत्तर कैसे सुनेंगे, और जो संबंधित स्टूडेंट्स उस चीज को कैसे समझ पाएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है? जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, बाकी छोड़ो। प्रबोधन अगर एक प्रकार का दृष्टिकोण है तो दृष्टिकोण कैसे निर्मित हुआ? तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि प्रबोधन एक दृष्टिकोण है, तो दृष्टिकोण को निर्मित किया मध्य वर्ग। और मध्य वर्ग ने क्यों निर्मित किया, तो मैं डायग्राम से ही समझाया था कि महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग और शक्तिशाली राजतंत्र, एक एरो यहां से जाता हुआ राजतंत्र, इतना क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है। प्रबोधन का मतलब मध्य वर्गीय दृष्टिकोण, उभरता हुआ मध्य वर्ग ताकतवर हुआ, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, उसने प्रबोधन के रूप में अपनी अपनी आकांक्षा को प्रबोधन के रूप में रख दी। वही बात तो समझा दिया, पहले का क्वेश्चन होगा मिस्टर अंकुर। अभी मैंने आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में रूसों को समझा दिया, अब ये शायद प्रश्न नहीं रहेगा उनका। वो तो मॉडर्न हिस्ट्री का है। राजस्व में जैसे वो राजस्व वसूलता था, वहां मतलब राजस्व खाता का मतलब कि लोगों से वो राजस्व वसूल करता था। उस तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन भी मत पूछा करो। और उस राजस्व को वो से वही से व्यापार में निवेश कर लेता था, मतलब एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरे पॉकेट में, बाकी दोनों को वही 1813 के चार्टर में दोनों खाता को अलग अलग कर दिया गया था। इंटेलिजेंस क्या होता है सर, सिंबल क्या होता है, सर पुनर्जागरण की सही की वर्ग हुआ, सर पुनर्जागरण से कला और साहित्य तक क्या प्रभाव? कला और साहित्य में मानववाद का तत्व आया पुनर्जागरण से, मतलब पुनर्जागरण को धर्म का प्रभाव कला और साहित्य पर कम हुआ। कला और साहित्य सांसारिक जीवन से जुड़ा, लोगों की आकांक्षा से जुड़ा पुनर्जागरण में। और इंटेलिजेंस का क्या मतलब? इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिजीवी, मतलब इंटेलिजेंसेस कहते हैं बिक्री पत्र को। मैंने बताया ना कि वो प्रोटेस्टेंट आंदोलन में इंटेलिजेंसेस था, इंटेलिजेंसेस कहते हैं बिक्री पत्र को। बिक्री पत्र में क्या होता था कि वो जो अपना वो बिक्री पत्र मैंने बताया ना कि वो जो वहां का जो पृष्ठ क्लास थे, वो पृष्ठ क्लास बेसिकली वहां का जो पुरोहित वर्ग था, वो पुरोहित वर्ग सॉरी वो पादरी लोग, तो वो धर्म करते थे। वो कहते थे कि भाई हमारा जो धर्म है वो स्वर्ग में जमा है, आप पैसा दोगे तो हम उसका एक पार्ट आपको लिख कर दे देंगे। समझा चुका। सिमोनी राइट नोट, सिमोनी का कुछ क्लियर नहीं, सिमोनी शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ है। पूंजीपति वर्ग को ही मध्य वर्ग बोलते हैं। मध्य वर्ग बड़ी इकाई, पूंजीपति वर्ग भी है, शिक्षक भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, बैरिस्टर भी है, पूंजीपति भी है, व्यापारी भी है, ये सभी मध्य वर्ग में आ जाते हैं। तो पूंजीपति वर्ग उसका एक भाग है मध्य वर्ग। भूमिधारी वर्ग तो पहले मैं समझा चुका हूं कि भूमिधारी वर्ग भूमि के स्वामी होते थे, जिनके सामाजिक विशेषाधिकार होते थे, कुलीन कहलाते थे। मॉडर्न का क्वेश्चन हैंडल मत करो, मॉडर्न का क्वेश्चन बच्चे को व्हाट इज कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मॉडर्न का क्वेश्चन है मत पूछो। नहीं, उसका नाम मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका में ब्लैक मूवमेंट चलाने वाले का नाम मार्टिन लूथर किंग था, और जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन चला रहे हैं उनका नाम मार्टिन लूथर था। लेटफुलिया पद्धति सर्फडम हुई, जो कृषि दास्ता थी ना, उसमें जो दास थे, दासों को लगाया जाता था खेती में, 5000 दास 10,000 दास को एक साथ लगा दिया जाता था, उसी को सर्फडम बोलते थे। तो जैसा कि आपने बताया कि मध्यकालीन यूरोप में शासन लॉर्ड और बैरन चला रहे थे, राजा की शक्ति लगभग नहीं थी, राजा को उस समय क्यों रखा गया? क्या राजा केवल सभी अधिकारियों एक साथ जोड़े रखने का काम करता था? हाँ, राजा जोड़े रखने का काम करता था। जैसे तुम लोगों को मैं पीछे ही बता चुका हूं कि जैसे फ्यूडलिज्म था, तो राजा तो शक्ति ही नहीं था, और राजा की अपनी सेना नहीं थी, नौकरशाही भी लॉर्ड पर निर्भर था। लेकिन लॉर्ड, अब एक लॉर्ड तो नहीं थे, बहुत सारे लॉर्ड थे, तो आपस में उनका कंपटीशन होता था, तो आपस में कंपटीशन का एक राजा की जरूरत होती थी जिनको जोड़े रखने का काम करती। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं, इसलिए राजा को रहने दिया गया था, उसे मिटाया नहीं गया था। सर आपने कहा था कि रोमन साम्राज्य में मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन ईसाई धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं था। ये ईसाई धर्म आगे चलकर रोमन साम्राज्य का राजतंत्र कैसे बना? तब तक किंग ने अपने आप में बदलाव ला दिया। किंग ने मूर्ति पूजा को बंद कर दिया कॉन्स्टेंटाइन के समय से, तो किंग मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन दिया। रोमन जब उन्होंने एक बार ईसाई धर्म को अपना लिया, इतना लोकप्रिय हुआ और मूर्ति पूजा की आलोचना इतना रूप में होने लगी कि अंत में ईसाई धर्म को अपनाना पड़ा, और जब ईसाई धर्म को अपनाया तो मूर्ति पूजा ऑटोमेटिकली बंद हो गई। इसको रिपीट करने मतलब क्वेश्चन कैसे रिपीट करें, बोलो ना फिर। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे बोल पाऊंगा बिना देखे? लाओ तुम हमको मोबाइल ही दे दो। नहीं, और भी कारण थे, लेकिन सामंतवाद के पतन के कई कारण थे, लेकिन सामंतवाद के पतन में एक मिनट बना लिया। आगे से आप लोग जो साइट पर क्वेश्चन भेजोगे, मैं भी साइट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आगे से आप लोग जो साइट पर क्वेश्चन भेजना तो नाम लिख कर भेजना, क्योंकि नहीं तो मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। या तुम ऐसा करना, आगे से मिस्टर अंकुर मैं एक सुधार कर दूंगा, आप क्वेश्चन मिस्टर अंकुर को मोबाइल अपना फोन दे देना, उसको हम पढ़ के क्वेश्चन का जवाब दे देंगे।
बोलना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे पहले से पूछा हुआ है, बच्चे जानेंगे कैसे क्वेश्चन क्या है। कोई क्वेश्चन तो नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछना, इसमें लोगों ने क्या कहा, यहां तक समझ गए थे आप? ये लोग यहां मैं ब्रिटेन का जो बताया हूं कहानी, आप बताइए कि मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको याद होगा, अब यदि मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो ब्रिटेन का मैंने विकास जो आपको बताया वो आपके समझ में आ गया, तो ब्रिटिश संविधान के बारे में बता रहा था, प्लीज आप हिट करिए, वो आपके समझ में आ गया? ओके। अब एक क्वेश्चन, एक सवाल और आपसे, आज अमेरिकी क्रांति का मैटर मैंने आप लोगों को भेजा, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया? अमेरिकी क्रांति का मैटर प्लीज डाउनलोड कर लिया? आप हिट कर दीजिए, अमेरिकी क्रांति का मैटर डाउनलोड कर लिया? कुछ मैंने यहाँ पर क्या क्या अब डाउनलोड कर लीजिए, अगर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा नहीं। देखो यहाँ पर मैंने फॉटो आपको दिया है, प्रबोधन को मध्यवर्ती दृष्टिकोण मानना क्यों उचित है, क्योंकि मध्यवर्ग के विचारों को व्यक्त करता है। दूसरा, आपके विचार प्रबोधन को आदि को प्रवर्तक मानना कहां तक उचित है? बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि तर्कवाद और मानववाद जैसी चीज में तर्कवाद भी है और वैज्ञानिक पद्धति है, तो आधुनिक से जुड़ते हैं। तीसरा, प्रबोधन ने किस रूप में संवैधानिक विचार को आधारशिला रखी, तो आप वहां पर देंगे कि प्रबोधन ने संवैधानिक राजतंत्र की अवधारणा दी, इसने निर्वाचित सरकार की अवधारणा, एक निर्वाचित विधानमंडल की अवधारणा दी, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, संवैधानिकता की आधारशिला रखी। लेकिन उत्तराधिकार ने प्रबोधन के विचार को क्यों स्वीकार कर दिया, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसने कहा कि ना तो कोई एक सत्य है, न सत्य की ओर जाने वाला मार्ग है, इसको आप देख लेना। अब वो समाप्त हो गया। अब खंड 3 नहीं है, वो खंड 3 है क्या? बिना हमें दिखाए हुए मत भेजा करो। ये खंड 3 नहीं, आप खंड 2 में चल रहे हैं, आप खंड 2 में चल रहे हो, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। आप लोगों को मैं आगाह कर दे रहा हूं, खंड 3 को आप लोग खंड 2 कर लेना। ये खंड 2 है, खंड 2 है, और उपखंड भी 2 है। उपखंड 2, खंड 2 का उपखंड 2 है, क्योंकि पहला उपखंड आपका था प्रबोधन, और दूसरा उपखंड है अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी विरोध, ये दूसरा उपखंड है। और ये खंड 2 है, खंड 3 नहीं हुआ है। खंड 2 है, खंड 3 या नहीं हुआ है ना, तो इसलिए इसको आप लोग देख लेना। अब देखिए, प्रबोधन के बाद देखें स्वतंत्रता की भावना को प्रोत्साहन, प्रतिनिधात्मक सरकार की अवधारणा, वाणिज्यवाद की अस्वीकृति, अमेरिकी क्रांति घटित हुई। देखिए, गोरखपुर क्रांति 1688 में घटित हुई। क्या क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बोला अभी मैंने गोरखपुर क्रांति मैंने बताया कि 1688 में जब जो ब्रिटिश, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश किंग है, तो ब्रिटिश किंग का नाम है जेम्स फर्स्ट, सॉरी जेम्स द्वितीय। तो जेम्स द्वितीय और पार्लियामेंट में विवाद चल रहा है, तो जेम्स द्वितीय का बेटी और दामाद है मेरी और विलियम, वो हॉलैंड का शासक है। तो ब्रिटिश पर अच्छा, और पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट है, जेम्स सेकंड रोमन कैथोलिक है। तो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दोनों के बीच मतलब विवाद है। पार्लियामेंट कहता है कि भाई हम प्रोटेस्टेंट हैं, रोमन कैथोलिक धर्म को क्यों माने। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब देखा पार्लियामेंट ने कि भाई अब इससे बात नहीं बनेगी, बात खराब हो जाएगी और यह अपने ढंग से मनमानी करेगा, तो फिर पार्लियामेंट ने एक दूसरा पेश लगाया। पार्लियामेंट ने उसे कहा कि ठीक है, तो उसने उसके बेटी और दामाद मेरी और विलियम को इनवाइट कर दिया हॉलैंड से, आप आइए गद्दी ले लीजिए, ताकि जेम्स सेकंड को हटा सके और उसके प्रोटेस्टेंट बेटी दामाद को स्थापित कर सके। तो जब जेम्स सेकंड जो वहां से बढ़ा और उसके साथ उसकी पत्नी मेरी, जब दोनों यहाँ सिंहासन के लिए लंदन की तरफ बढ़े, तो लंदन में जब देखा जेम्स सेकंड ने कि अब तो इसे हम जीत नहीं सकते, तो बिना संघर्ष किए हुए वहां से वो टेम्स नदी में अपनी मोहर फेंका, राजकीय मोहर, और भाग गया छोड़कर बिना लड़े हुए। तो बिना एक बूंद रक्त बहाए परिवर्तन हो गया और मेरी और विलियम बन गया किंग, ब्रिटिश गद्दी पर बैठ गया। यही ब्रिटिश इतिहास में शानदार क्रांति, गोरखपुर क्रांति और रथिक क्रांति कहा जाता है। ये तो पहले भी मैंने बताया था। रेडिकल मूल परिवर्तनवादी जो होती है, मूल परिवर्तनवादी उसको रेडिकल बोलते हैं, जो एकदम मौलिक परिवर्तन की बात करता है उसी को रेडिकल कहते हैं, रेडिकल मूल परिवर्तनवादी। अब देखो, पृष्ठभूमि में आपको अमेरिकी क्रांति के बारे में बताया जा रहा है कि अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास में विभाजक रेखा बनकर आई, क्योंकि पहली बार इसने मातृदेश और उपनिवेश के संबंधों को परिभाषित किया। देखो, मातृदेश किसे कहते हैं? मातृदेश कहते हैं कि उपनिवेश बनाता है उसको मातृदेश या महानगरीय राज्य कहते हैं। इसने मातृदेश और उपनिवेशों के संबंधों को पुनः परिभाषित किया। इसके अतिरिक्त इसके साथ कुछ और भी मुद्दे निहित हैं। प्रथम प्रबोधन के साथ यूरोप में कुछ नवीन वर्गीय मांगें उठी थी। अमेरिकी क्रांति ने दिशा में और भी एक कदम बढ़ा दिया। दूसरी, इस क्रांति ने विश्व को नए संवैधानिक मॉडल दिया था, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार के प्रावधान। अंत में इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप से पश्चिम एक आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति का उद्भव हुआ, जिसने विश्व इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाई। जनरल इंट्रोडक्शन है, इसको देखोगे जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ परिचय नहीं। उत्तरी अमेरिका का तात्कालिक स्वरूप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसियों द्वारा अपने देखो, मैं तुमको समझा देता हूं, तुम इसको पढ़ लेना। देखो, ये हुआ पूरा उत्तरी अमेरिका। ओके, तो जब अमेरिकी क्रांति की बात होती है तो कई लोगों को ऐसा डाउट हो जाता है, कई स्टूडेंट्स को, कि अमेरिकी क्रांति की सर जो बात होती है तो उनको डाउट होता है कि कहीं ऐसा न हो कि पूरा उत्तरी अमेरिका, पूरा अमेरिका ही विद्रोह कर दिया, पूरा अमेरिका की क्रांति है। नहीं, देखो, ये उत्तरी अमेरिका है। इसमें ब्रिटिश के उपनिवेश है, फ्रेंच के उपनिवेश है, डच के उपनिवेश है, स्पेन के उपनिवेश है। स्पेन मैक्सिको में अपना उपनिवेश बनाया, फ्रांस में कनाडा पर फ्रांस का नियंत्रण है, और ब्रिटेन ने ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की तरफ 13 उपनिवेश
उपनिवेश बनाए, ये 13 अलग अलग उपनिवेश बनाए बेटे। देखिए इधर जो फ्रांस का उपनिवेश है वो कनाडा है, स्पेन का उपनिवेश मैक्सिको है, कुछ क्षेत्र पर डचों का कब्जा है, कुछ वैसे ही छुटा हुआ है जिसको रेड इंडियंस, वहां के देसी लोगों को रेड इंडियंस कहते हैं, वो यहाँ है। ब्रिटेन का जो हेड वाला आपको एरिया दिख रहा है, जो जैसे मैप में आपका हेड है वो नॉर्थ है, आपका पाव है वो साउथ है, और आपका राइट हैंड है वो ईस्ट है, और वेस्ट लेफ्ट हैंड है। तो इसके मतलब इस अमेरिका की जो संयुक्त ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो 13 उपनिवेश है, यही 13 उपनिवेश 13 उपनिवेश ब्रिटिश उपनिवेश है, ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश है, और यही क्रांति करेंगे। जब आप अमेरिकी क्रांति करते हो तो इसका मतलब सिर्फ इन उपनिवेशों से होता है। जब आप अमेरिकी क्रांति करते हो इनका संबंध इन्हीं उपनिवेशों से होता है, बाकी से। आज तो आपका समय ही समाप्त हो गया। अब इस वार्ता को मैं मंडे बताऊं आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं मैटर भेजूं, मैसेज नहीं भेजा गया था इन लोगों को मिस्टर को, आप जिससे समय हमारा मैसेज पहुंचे कि मैटर आ गया, आप लोग तुरंत डाउनलोड करिए मैटर। जैसे क्लास में आने से पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता है तो अच्छा होता है। अब अमेरिकी क्रांति में क्रांति के कारण कहां का क्या क्या पढ़ के आना है मैं आपको बता देता हूं। आप पृष्ठभूमि से यहां शुरू करना इसको पढ़ते हुए, और आप अमेरिकी हित क्रांति से जुड़ा हुआ था कारण और विचारधारा का प्रभाव, संवैधानिक मतभेद, तात्कालिक कारण, अमेरिकी क्रांति के पृष्ठभूमि निर्मित पत्नी के बिना करने नारे का महत्व, अमेरिकी क्रांति होने के बाद ये आपका क्वेश्चन है 1651 से 1666 अमेरिकी क्रांति का महत्व। आप अमेरिकी क्रांति के महत्व तक आप पढ़ लेना, आप अमेरिकी क्रांति के महत्व तक पढ़ लेना। वैसे भी 2 दिनों की छुट्टी है, जितना पढ़ सकते हो उतना फायदा है, और बाकी मैं क्लास में याद